आखिर सरकार की जुबान पर भी वो शब्द आ गया जिस शब्द को बोलने के लिए वो अब तक बेताब थी। ऐसा नहीं कि ये शब्द बीजेपी के नेता इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मोदी सरकार के बड़े मंत्री, देश के कानून मंत्री ने भी किसान आंदोलन के संदर्भ में वो शब्द आखिरकार कह ही दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की पार्टी और लोकसभा में उनकी सहयोगी, मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो सरकार को सुझाव दे रही कि पॉपुलेशन कंट्रोल की ऐसी नीति अपनाई जाए, ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें एंटी नेशनल तत्वों पर ही वो कानून लागू हो, पॉपुलेशन कंट्रोल का। सरकार की नजरों में, सरकार के मन में एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग के क्या मायने हैं ये देश से छुपा तो नहीं। जन आंदोलन के समय ऐसे शब्द मोदी सरकार के तथाकथित राष्ट्रवाद के झोले से मानो झड़ने लगते हैं। शाहीन बाग का एंटी सीएए आंदोलन हो या फिर सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन। 1988 में भी बड़ा किसान आंदोलन हुआ था इसी देश में, इसी दिल्ली में। राजीव गांधी सरकार हिल गई थी, किसानों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े, लेकिन उस सरकार ने किसानों को एंटी नेशनल नहीं कहा था। इस पर आगे तफसील से बात करूंगा। सरकार ही नहीं, सरकार के मंत्री और अफसर भी उसी जुबान में बोल रहे हैं, बस शब्दों के चयन अलग है। नीति आयोग चलाने वाले तो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, तभी सरकारें अपनी रिफॉर्म में कामयाब नहीं हो पा रही। वो कहना यह चाह रहे कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना दरअसल लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी है। सरकार से सवाल पूछना गलत है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान को जाहिर है ये बयान रास नहीं आया, इसलिए उसने वहां पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगवा दिए और सरकार से, सरकार के अफसरों से, मंत्रियों से एक सवाल पूछ डाला, तुहाडा प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी, साडा प्रोटेस्ट टू मच। क्योंकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का मानना है कि सरकार जो भी करती है लोगों के भले के लिए ही करती है, मगर किसानों को यही तो डर है कि ये 3 कृषि कानून तो दरअसल किसानों के भले के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट के हितों को साध रहे हैं। नतीजा यह है कि किसानों और सरकार के बीच तनातनी बरकरार है। आज आंदोलन के 19वें दिन भी इनमें से कोई भी पक्ष फिलहाल 1 इंच भी अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं दिखता। यही नहीं बल्कि केरल के किसान संगठनों ने भी सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है, पंजाब से लेकर केरल तक। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, यानी कि तीनों कृषि बिल वापस ले लेने चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अब किसानों को लेकर नया विवाद पिज्जा को लेकर खड़ा हो गया है। पिज्जा हम और आप खाते हैं शहरों में रहकर, उस पर आगे मैं तफसील से बात करूंगा जब यह बताऊंगा कि दरअसल हम किसानों के बारे में आखिर जानते ही कितना है। बहरहाल, सरकार के मंत्रियों ने आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे, मगर सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की मांग, एक इकलौती मांग कि सरकार वो तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले ले, क्या सरकार वो मांग मानने के लिए तैयार है? सरकार के तेवर और मंत्रियों के बयान से तो लगता है कि सरकार के मन में कानून वापस लेना दूर दूर तक नहीं है, बल्कि कुछ और ही चल रहा है उनके मन में, जिसका इशारा रविशंकर प्रसाद ने अपने बयानों में किया। तो चलिए पहले रविशंकर प्रसाद के बयान को डिकोड करते हैं। अब चूंकि किसानों को खुश करने के लिए सरकार के सभी दांव अब तक बेकार साबित हुए हैं, तो अब सरकार इस कोशिश में है कि कैसे भी आंदोलन की एकता को भंग किया जाए। इसलिए उसने अपने पुराने आजमाए हुए कुछ राष्ट्रवादी टूल्स अपने झोले से बाहर निकाले हैं। मसलन आंदोलन किसान नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन से चल रहा है। यहां टुकड़े टुकड़े हैं वामपंथी दल, यहां टुकड़े टुकड़े से सरकार का मतलब है माओवादी तत्व जो किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं।
इसलिए रविशंकर प्रसाद चेतावनी देते हैं, इस गैंग के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सच तो यह है कि किसी भी जन आंदोलन में आपराधिक साजिश ढूंढ लेने का हुनर इस सरकार को खूब आता है। रविशंकर प्रसाद ही नहीं बल्कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी प्रदर्शनकारी किसानों से उनके मंच का असामाजिक व वामपंथी और माओवादी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किए जाने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने को लेकर चौकन्ना रहने को कहा है। देश में पिछले दशकों के सबसे बड़े किसान आंदोलन के संदर्भ में मोदी सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं का टुकड़े टुकड़े और एंटी नेशनल जैसे घोर विवादित शब्द का प्रयोग कुछ और नहीं, केवल सरकार के, बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन, मोदी सरकार की बेचैनी की ओर इशारा करता है। क्योंकि किसान सरकार के सभी प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं और आज आंदोलन के 19वें दिन भी पूरे जोश से अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब चूंकि किसान कतई हार मानने के मूड में नहीं है, तो सिंघू बॉर्डर पर लाखों किसान अपने परिवार के साथ जो खुले आसमान के नीचे ठिठुरती ठंड में डटे हुए हैं, तो बस डटे हुए हैं। लेकिन उनके समर्थन में भी दूसरे लाखों पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी किसानों के लिए हर जरूरी सुविधा मुहैया करा रहे, चाहे वो फुट मसाजर हो या किसानों की कसरत वर्जिश के लिए आधुनिक जिम। सिंघू बॉर्डर अचानक एक बड़े शहर के अपार्टमेंट सोसाइटी सा दिखने लगा है और इसे देखकर कुछ लोग आश्चर्य भी जरूर करेंगे। और फिर जब रविवार को लंगर के लिए वहां 400 पिज्जा बटे जो मिनटों में खत्म हो गए, तो लोगों की जुबान फिर फिसली कि इन किसानों को किसी चीज की क्या कमी है। किसी चीज की कमी नहीं है, तो सब सुविधा भोगी है, ये तो आदी है, इनके पास तो सब कुछ है। दरअसल एक आम भारतीय के मन में किसानों की जो इमेज बैठी है, वो पिज्जा खाते हुए किसान की तो कतई नहीं है, ये मैं मान सकता हूं। क्योंकि शहर में रहने वाले आम मिडिल क्लास भारतीयों को तो यह लगता है कि पिज्जा जैसी इटालियन डिश तो शहरी खाते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग खाता है, कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाला वर्ग खाता है, गांव के लोग नहीं खाते हैं। किसान पिज्जा क्यों खाएगा? किसान को पिज्जा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एक मिडिल क्लास शहरी के दिमाग में किसानों की जो तस्वीर बैठी है, वो वैसी है जो बुंदेलखंड और उड़ीसा के सूखे के दौरान या किसी और राज्य के सूखे के दौरान मीडिया कभी किसी जमाने में, अब तो इस तरह की खबरें वो कवर करता ही नहीं है, तो मीडिया जैसे उन खबरों को, उन इमेजेस को अपने कैमरे में कैद कर लेता था, तो वैसी ही कोई तस्वीर एक मिडिल क्लास भारतीय के मन में किसानों को लेकर बैठी हुई है। वो कैसी तस्वीर है? एक बंजर फटी हुई सूखी धरती और उस पर बैठा आसमान की ओर निराशा से देखता और फटेहाल गरीब किसान। एक आम मिडिल क्लास भारतीय के पिछले सालों में, पिछले 3 दशकों में उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ा है। उसके पास अब 4 पहिया वाहन आम बात है, किन्हीं किन्हीं घरों में तो 2 कारें हैं, तमाम एसी, पेंट हाउस, 3 बेडरूम हाउस। लेकिन किसानों को लेकर उसके मन में अब भी वही इमेज है, वही उड़ीसा और बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त किसान की इमेज। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये मान बैठे हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों को तो फलने फूलने, तरक्की करने, सुख सुविधा से लैस होने का अधिकार है, मगर गांव के लोगों को यह अधिकार नहीं है? क्या किसानों की तरक्की देश को खटकती है? इंडिया प्रॉस्पर करे, खुशहाल हो, भारत नहीं।
लेकिन आज का युवा किसान कह रहा कि जब हम खेत में उस पिज्जा के आटे के लिए फसल उगा सकते हैं तो हम पिज्जा क्यों नहीं खा सकते। इसका मतलब यह भी नहीं कि देश के सभी किसान खुशहाल हैं। यह भी कहना अतिशयोक्ति है। कर्ज में डूबे आत्महत्या करते किसान भी इसी देश की एक कड़वी सच्चाई है। 2014 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक आंकड़े के मुताबिक 1995 से लेकर 2014 तक यानी कि उन 20 सालों में करीब 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये किसान, ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे हुए किसान थे, गरीब किसान थे। इन 3 लाख में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या हुई वो महाराष्ट्र में हुई। करीब 60,000 किसानों ने वहां पर आत्महत्या की इन 20 सालों में। मशहूर सिंगर और अदाकार दिलजीत दोसांझ भी तो यही सवाल पूछ रहे कि ये कौन लोग हैं जिन्हें जहर खाकर आत्महत्या करते किसानों की तो परवाह कभी नहीं हुई, मगर पिज्जा खाते किसान इनके लिए सुर्खियां बन जाते हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जो माली हालत रही है वो अमूमन देश के दूसरे राज्यों, इलाकों के किसानों से थोड़ी बेहतर रही है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इन इलाकों के किसानों के पास समस्याओं की कभी कमी रही। समस्याएं तो इनके पास भी रही हैं। एमएसपी की सबसे बड़ी समस्या रही है इन इलाकों के किसानों के लिए भी, आज भी है। आपको करीब 32 साल पहले लिए चलता हूं। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी अगुवाई में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब राजपथ पर ही धरना दे दिया था। उस राजपथ पर जहां पे उस 26 जनवरी की परेड हम देखते आए हैं सालों से, वही महेंद्र सिंह टिकैत जिनके बेटे राकेश टिकैत मौजूदा किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। तो 1988 में उन किसानों की 35 मांगे थीं, जिनमें गन्ने के उचित सरकारी दाम मिलने और बिजली और पानी के टैक्स को माफ करना भी शामिल था। राजीव गांधी सरकार को किसानों की सभी मांगे माननी पड़ी। फिर कहीं जाकर किसानों ने दिल्ली छोड़ी 1 हफ्ते बाद। लेकिन तब और अब के किसान आंदोलन में फर्क है। पहला तो यह कि राजीव गांधी सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने तब के किसान आंदोलन को कभी एंटी नेशनल आंदोलन नहीं कहा। यह नहीं कहा कि उस किसान के आंदोलन को एंटी नेशनल लोग समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष समर्थन दे रहा है। दूसरा यह कि उस समय मुद्दे कुछ और थे, आज भी वो मुद्दे मौजूद हैं और आज के मुद्दे बहुत मायनों में अलग भी हैं। आज का किसान जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से निकलकर सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो सरकार के बनाए कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्योंकि इन कानूनों के जरिए मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पुरजोर तरीके से अपनी नीतियों का अहम हिस्सा बनाना चाहती है। सरकार कह रही है ये नीतियां, ये कानून इस किसानों की इनकम बढ़ाएगी, ये नीतियों से किसानों को फायदा होगा, ये उनके हित के लिए है। लेकिन किसानों का कहना है कि किसानों को प्राइवेट प्लेयर्स, कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने की साजिश है ये तीनों बिल। इसलिए सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए और तीनों बिल, कानून वापस ले लेने चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।